नमस्कार साथियों, हमारे YouTube प्लेटफॉर्म स्टडी पॉइंट फर्स्ट में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम बात कर रहे थे कक्षा 12 मानव भूगोल अध्याय नंबर 2 विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि की। तो आइए इसमें आगे शुरुआत करते हैं। विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि में आज हम बात करेंगे जनसंख्या परिवर्तन के घटक। तो जनसंख्या परिवर्तन के घटकों की हम बात करें तो जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक माने गए हैं। कौन कौन से 3 घटक जनसंख्या परिवर्तन के? तो जनसंख्या परिवर्तन के जो 3 घटक है उसमें जन्म है, मृत्यु है, प्रवास है। तो पहला है जन्म, दूसरा मृत्यु और तीसरा प्रवास। ये जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक है। इनमें हम पहले घटक जन्म की बात करें तो मान लीजिए किसी क्षेत्र में जन्म लेने वाले बच्चे अधिक है और मरने वाले बच्चों की संख्या कम है, तो वहाँ जनसंख्या परिवर्तन होगा, लेकिन जनसंख्या में जो परिवर्तन होगा वो होगा धनात्मक परिवर्तन। तो जब किसी क्षेत्र में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या मरने वाले बच्चों की संख्या से अधिक होती है तो वहाँ धनात्मक परिवर्तन होता है। ये जनसंख्या परिवर्तन का प्रमुख घटक है। इसमें अशोधित जन्म दर से इसको व्यक्त किया जाता है। अशोधित जन्म दर क्या है? देखिए, इसे प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए जीवित बच्चों के रूप में व्यक्त किया जाता है। अर्थात इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं कि प्रति 1000 महिलाओं ने जितने बच्चों को जन्म दिया उसमें से कितने बच्चे जीवित बचे, उसके द्वारा अशोधित जन्म दर को व्यक्त किया जाता है। अशोधित जन्म दर को एक सूत्र द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। देखिए क्या है इसका सूत्र। अशोधित जन्म दर बराबर किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म बटे उस वर्ष विशेष के मध्य जनसंख्या इंटू 1000। इसे इस सूत्र के द्वारा अभिव्यक्त किया जा सकता है। तो अशोधित जन्म दर का सूत्र क्या है? किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म बटे किसी क्षेत्र विशेष में वर्ष के मध्य जनसंख्या इंटू 1000। यदि हम किसी वर्ष विशेष में जन्म लेने वाले जीवित बच्चों में उस क्षेत्र विशेष के मध्य जो जनसंख्या है उसका भाग देकर 1000 से गुणा कर देंगे तो वहाँ अशोधित जन्म दर निकलकर सामने आ जाएगा। तो यह अशोधित जन्म दर का सूत्र हुआ। तो जनसंख्या परिवर्तन के घटकों में पहला घटक हुआ जन्म, और जन्म के बाद में अगला घटक आता है मृत्यु। मृत्यु को हम किस तरह से अभिव्यक्त कर सकते हैं? देखिए, जो मृत्यु है इसमें जो है किसी क्षेत्र विशेष में किसी वर्ष के दौरान प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे मृतकों की संख्या से इसे अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो मृत्यु इसे हम अशोधित मृत्यु दर के रूप में अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो अब अशोधित मृत्यु दर क्या है? देखिए, किसी क्षेत्र विशेष में किसी क्षेत्र विशेष में किसी वर्ष के दौरान प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे जो मृतकों की संख्या है उसे मृत्यु दर कहा जाता है। अर्थात हम इसको इस तरह से अभिव्यक्त कर सकते हैं कि मान लीजिए कि 1000 महिलाओं ने बच्चों को जन्म दिया और उन 1000 बच्चों में से कितने बच्चों की मृत्यु हो गई, इसे ही अशोधित मृत्यु दर कहा जाएगा। तो किसी क्षेत्र विशेष में किसी वर्ष के दौरान प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे मृतकों की संख्या को ही अशोधित मृत्यु दर कहा जाता है। इसे हम एक सूत्र के द्वारा समझ सकते हैं। देखिए, किसी वर्ष विशेष में मृतकों की संख्या बटे उस वर्ष के मध्य अनुमानित जनसंख्या इंटू 1000, यह अशोधित मृत्यु दर का सूत्र है। तो अशोधित मृत्यु दर का सूत्र क्या है? देखिए, किसी वर्ष विशेष के मध्य मृतकों की संख्या बटे इस वर्ष के मध्य अनुमानित जनसंख्या इंटू 1000। तो ये हुई बात अशोधित मृत्यु दर के सूत्र की। तो मृत्यु भी जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख घटक है। मृत्यु के बाद में अगला घटक है प्रवास। प्रवास की बात करें तो प्रवास 2 प्रकार का होता है, आप्रवास और उत्प्रवास। प्रवास का अर्थ क्या होता है? किसी स्थान विशेष को छोड़कर चले जाना ही प्रवास कहलाता है। जैसे हम प्रवास की बात करें तो किसी स्थान को छोड़कर या किसी देश को छोड़कर जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश में चले जाते हैं तो जिस देश को छोड़कर या किसी स्थान को छोड़कर गए वह स्थान उनका प्रवास कहलाएगा, और जिस स्थान पर आए वह उस स्थान या जो देश है वहाँ के प्रवासी कहलाएंगे। तो प्रवास में क्या होता है? व्यक्ति किसी स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर बस जाता है। तो किसी स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर बसना ही क्या कहलाएगा? प्रवास कहलाएगा।
अर्थात हम प्रवास के बारे में बात करें तो देखिए प्रवास की एक और परिभाषा है, एक स्थान से लोगों का दूसरे स्थान की ओर गमन करना। तो एक स्थान से लोगों का दूसरे स्थान की ओर गमन करना ही क्या कहलाएगा? प्रवास कहलाएगा। ये हुई बात प्रवास की परिभाषा की। प्रवास की परिभाषा के बाद में हम बात करेंगे प्रवास के प्रकारों की। तो प्रवास दो प्रकार का होता है। देखिए प्रवास के दो प्रकार कौन कौन से हैं? प्रवास का जो पहला प्रकार है वो है आप्रवास, अर्थात किसी स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर बस जाना। तो जिस स्थान को छोड़कर लोग दूसरे स्थान पर जाकर बसे, तो जहाँ पर लोग आकर बसे वही आप्रवास कहलाएगा, अर्थात आना ही आप्रवास कहलाता है। तो आप्रवास की परिभाषा क्या होगी? देखिए आप्रवास में जो प्रवासी होते हैं वो प्रवासी क्या करते हैं? वो प्रवासी किसी स्थान को छोड़कर, आप्रवास में क्या होता है? प्रवासी किसी स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर क्या करते हैं? बसते हैं। तो किसी स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर आकर बसना ही आप्रवास कहलाएगा। आप्रवास की ये हुई परिभाषा। आप्रवास सीधा सा अर्थ आ रहा है, देखिए आकर बसना। जैसे कोई स्थान है और उस स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर आकर बस गए, तो जिस स्थान पर लोग आकर बसे वह स्थान उनके लिए आप्रवास कहलाएगा। तो ये हुई बात आप्रवास की परिभाषा की, जिसमें व्यक्ति किसी स्थान को छोड़कर नए स्थान पर आकर बस जाते हैं। अगर हम बात करें आप्रवास के बाद में अगली परिभाषा की, तो वो आती है उत्प्रवास की। आप्रवास और उत्प्रवास दोनों को हम एक उदाहरण के द्वारा भी समझ सकते हैं। देखिए मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, जैसे राजस्थान का कोई व्यक्ति है, इसको इस तरह से समझते हैं, जैसे मान लो कोई राजस्थानी है और वह राजस्थान से किसी दूसरे स्टेट में, जैसे मध्य प्रदेश मान लीजिए कि वहाँ पर जाकर बसता है। तो राजस्थान को छोड़कर जब वह व्यक्ति मध्य प्रदेश में गया, तो मध्य प्रदेश जो नया स्थान था उसके लिए वो होगा आप्रवास। तो यहाँ मध्य प्रदेश में आकर वो बसेगा तो वो आप्रवास होगा। और राजस्थान को देखिए वो छोड़कर गया है, तो वह छोड़कर गया हुआ स्थान जो पुराना स्थान था उसका वह उत्प्रवास कहलाएगा। तो इसका सीधा सा अर्थ है किसी स्थान पर आकर बसना आप्रवास और किसी मूल स्थान को छोड़कर जाना उत्प्रवास कहलाएगा। तो उत्प्रवास को हम देखिए दोबारा से समझ लेते हैं कि उत्प्रवास क्या होता है। आप्रवास की हमने बात कर ली और आप्रवास के बाद में हम आगे बात करेंगे उत्प्रवास की। तो उत्प्रवास का अर्थ होता है किसी मूल स्थान को छोड़कर चले जाना। उत्प्रवास का अर्थ क्या होता है? जब कोई प्रवासी, मान लीजिए कोई भी प्रवासी है और वह प्रवासी अपने मूल स्थान को छोड़कर चला जाता है, तो जिस मूल स्थान को छोड़कर गया वह उसके लिए उत्प्रवास होगा। वह उसके लिए क्या होगा? उत्प्रवास होगा। तो यहाँ पर व्यक्ति अपने मूल स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर बसता है और अपने जो पहले का स्थान था उसको छोड़ देता है। तो जो पहले का स्थान था वह उसके लिए उत्प्रवास होगा। तो इसको सीधे अर्थों में हम इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे कोई व्यक्ति है और वह व्यक्ति अपने पुराने स्थान को छोड़कर चला गया, तो जो पुराना स्थान था उसके लिए वो उत्प्रवास होगा। जिससे यहाँ पर हम राजस्थान और मध्य प्रदेश का जो उदाहरण ले रहे थे पहले, तो राजस्थान को छोड़कर जब व्यक्ति उस मध्य प्रदेश से नए राज्य में गया, तो जो पुराना राज्य उसका जो राजस्थान था वह उसके लिए उत्प्रवास होगा, क्योंकि यह मूल स्थान को छोड़ने का कारण बनता है। और जो मध्य प्रदेश है वो उसके लिए आप्रवास होगा। तो सीधा सा अर्थ हुआ कि जिस स्थान को व्यक्ति छोड़कर जाता है, तो वह पुराना स्थान जिसको व्यक्ति छोड़कर गया वह उसके लिए उत्प्रवास होगा। और जिस स्थान पर व्यक्ति आकर बसा, तो वह नया स्थान जहाँ पर व्यक्ति आकर बसा वह उसके लिए आप्रवास होगा। तो ये हुई बात आप्रवास और उत्प्रवास की परिभाषा की। आप्रवास और उत्प्रवास की परिभाषा के साथ ही जनसंख्या जो परिवर्तन है, जनसंख्या परिवर्तन के जो प्रमुख घटक है वो समाप्त होते हैं। आगे हम अगले टॉपिक की बात करेंगे, लेकिन अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।